नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज की दुनिया में जो अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी होती जा रही है, उसका असली कारण क्या है? क्या ये सिस्टम ही ऐसा है कि कुछ लोग हमेशा ऊपर रहते हैं और कुछ लोग हमेशा नीचे? और अगर ऐसा है, तो क्या इसे बदलने का कोई रास्ता है? आज हम एक ऐसे ही विचारक की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जो व्यक्तिगत आजादी के सबसे मुख्य पैरोकारों में से एक थे, लेकिन जिनका दिल गरीबों के दुख और समाज के अन्याय को देखकर हमेशा बेचैन रहता था। हम बात कर रहे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की, और हम उनके उस अधूरे लेकिन सबसे जरूरी काम को समझने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है सोशलिज्म पर उनके विचार। ये कोई पूरी किताब नहीं है दोस्तों, ये तो मिल के जीवन के आखिरी दिनों के वो विचार हैं, जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन इन अधूरे पन्नों में ही एक बेहतर और ज्यादा न्यायपूर्ण समाज बनाने का नक्शा छिपा हुआ है। ये ऑडियो बुक आपको किसी एक इज्म, चाहे वो पूंजीवाद हो या समाजवाद, का अंधा भक्त नहीं बनाएगी, बल्कि ये आपको एक तराजू देगी जिससे आप दोनों के अच्छे और बुरे पहलुओं को तौल सकें। मिल एक डॉक्टर की तरह समाज की बीमारी की जांच करते हैं और फिर बहुत ही सावधानी से उसके इलाज के बारे में सोचते हैं। क्या आप तैयार हैं उस महान दार्शनिक के साथ इस बौद्धिक जांच पड़ताल पर चलने के लिए और ये समझने के लिए कि एक ऐसा समाज कैसे बनाया जाए जहां आजादी भी हो और बराबरी भी? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1। जब एक आजादी के मसीहा ने समाजवाद का दरवाजा खटखटाया। दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जो इन विचारों के पीछे था। मिल कोई साधारण विचारक नहीं थे। उन्हें 19वीं सदी का सबसे महान उदारवादी दार्शनिक माना जाता है। उनकी पूरी जिंदगी का एक ही मिशन था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब ऑन लिबर्टी आज भी आजादी का सबसे विशाल घोषणा पत्र मानी जाती है। वो मानते थे कि हर इंसान को अपने तरीके से जीने, सोचने और बोलने की पूरी आजादी होनी चाहिए, जब तक कि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा रहा हो। वो फ्री मार्केट और खुली प्रतिस्पर्धा के भी समर्थक थे। तो फिर ऐसा इंसान जो आजादी का इतना महान दीवाना था, वो समाजवाद जैसे विषय पर क्यों लिख रहा था? समाजवाद तो अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ और सरकारी नियंत्रण के पक्ष में माना जाता है। यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प घुमाव आता है। मिल सिर्फ एक किताबी दार्शनिक नहीं थे। वो अपने समय के समाज को बहुत ही गहरी और संवेदनशील नजरों से देखते थे। वो 19वीं सदी के इंग्लैंड में रह रहे थे, जो औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। चारों तरफ कोई सारी फैक्ट्रियां खुल रही थीं, नए नए शहर बस रहे थे, देश तरक्की कर रहा था। लेकिन इस तरक्की की एक बहुत ही अंधेरी और भयानक तस्वीर भी थी। मिल ने देखा कि कैसे लाखों लोग, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, दिन में 16 घंटे उन अंधेरी और खतरनाक फैक्ट्रियों में काम करने पर मजबूर थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक तरफ कुछ लोग बेहिसाब दौलत इकट्ठा कर रहे थे और दूसरी तरफ एक बहुत विशाल आबादी गरीबी, बीमारी और भुखमरी में जी रही थी। उन्होंने देखा कि किसी इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ इस बात से तय हो जाती थी कि उसका जन्म किस परिवार में हुआ है। एक अमीर का बेटा अमीर ही रहता, चाहे वो कितना भी नालायक क्यों ना हो, और एक गरीब का बेटा गरीब ही मरता, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो। इस भयानक असमानता और अन्याय ने मिल के संवेदनशील मन को झकझोर कर रख दिया। वो एक ईमानदार विचारक थे। वो ये नहीं कह सकते थे कि सब कुछ ठीक है। वो मानते थे कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें लाखों लोग जानवरों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर हों, वो एक अच्छा सिस्टम नहीं हो सकता। और ठीक इसी समय यूरोप में एक नया और बहुत ही शक्तिशाली विचार जन्म ले रहा था, समाजवाद का विचार। सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवेन और बाद में कार्ल मार्क्स जैसे विचारक ये कह रहे थे कि इस सारी समस्या की जड़ है निजी संपत्ति और प्रतिस्पर्धा। वो कह रहे थे कि इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा और एक ऐसा नया सिस्टम बनाना होगा जहां उत्पादन के सारे साधन, यानी जमीन, फैक्ट्रियां, किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे समाज के हों। अब मिल के सामने एक बहुत विशाल धर्म संकट था। वो समाजवादियों की इस बात से तो पूरी तरह सहमत थे कि मौजूदा सिस्टम बहुत ही अन्यायपूर्ण है, लेकिन वो उनके द्वारा सुझाए गए इलाज को लेकर बहुत ज्यादा आशंकित थे। उन्हें डर था कि कहीं बीमारी से ज्यादा खतरनाक उसका इलाज ही न साबित हो जाए। इसी कशमकश में, इसी बौद्धिक ईमानदारी के साथ उन्होंने अपने जीवन के आखिरी सालों में समाजवाद पर लिखना शुरू किया। उनका मकसद समाजवाद का प्रचार करना
या उसे खारिज करना नहीं था। उनका मकसद था एक निष्पक्ष जज की तरह उसकी जांच पड़ताल करना। वो देखना चाहते थे कि समाजवाद की शिकायतों में कितना दम है, उसके वादों में कितनी सच्चाई है और उसके खतरों से कैसे बचा जा सकता है। तो इस पहले चैप्टर में हम मिल के साथ इस जांच पड़ताल की भूमिका तैयार कर रहे हैं। हम उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझ रहे हैं, जिसने मिल जैसे आजादी के पुजारी को भी समाजवाद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक महान विचारक कभी भी अपने विचारों का कैदी नहीं होता। वो हमेशा नए विचारों के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखता है और सच को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है, चाहे वो कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो। मिल ने यही हिम्मत दिखाई। लेकिन जांच पड़ताल का पहला कदम है बीमारी को ठीक से समझना। तो चलिए, अगले चैप्टर में मिल के साथ हम ये देखते हैं कि उस समय के पूंजीवादी सिस्टम के खिलाफ समाजवादियों की सबसे मुख्य और सबसे मजबूत शिकायतें क्या थीं और मिल उनमें से कितनी शिकायतों से सहमत थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। चैप्टर नंबर 2, क्या निजी संपत्ति एक चोरी है? समाजवादियों का पूंजीवाद पर सबसे विशाल हमला। दोस्तों, अब जब जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक जज की तरह अपनी कुर्सी संभाल ली है, तो अदालत की कार्यवाही शुरू होती है। कटघरे में खड़ा है 19वीं सदी का पूंजीवादी प्रणाली और उस पर आरोप लगाने वाले हैं समाजवादी विचारक। मिल सबसे पहले समाजवादियों के आरोपों को, उनकी शिकायतों को बहुत ही ध्यान से और पूरी ईमानदारी से सुनते हैं और वो पाते हैं कि इन शिकायतों में बहुत ज्यादा दम है। समाजवादियों का सबसे पहला और सबसे प्रमुख हमला था निजी संपत्ति की अवधारणा पर। वो कहते थे कि ये जो सिद्धांत है कि जमीन, फैक्ट्रियां और दौलत कुछ गिने चुने लोगों की निजी संपत्ति हो सकती है, यही सारी असमानता की जड़ है। समाजवादी तर्क देते थे कि आज जो लोग बहुत सारी संपत्तियों के मालिक बनकर बैठे हैं, वो ज्यादातर उसके हकदार नहीं हैं। उनकी ये दौलत अक्सर उनके पूर्वजों द्वारा की गई लूट, हिंसा और धोखे का नतीजा है, न कि उनकी अपनी मेहनत का। किसी जमाने में किसी ताकतवर सामंत ने जमीन पर कब्जा कर लिया और आज उसकी पीढ़ियां बिना कोई काम किए उस जमीन के किराए पर ऐश कर रही हैं। मिल इस तर्क से काफी हद तक सहमत थे। वो मानते थे कि निजी संपत्ति का बचाव करने वाले लोग अक्सर इस कड़वी सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। वो कहते थे कि अगर निजी संपत्ति का सिद्धांत सिर्फ मेहनत से कमाई हुई दौलत पर ही लागू होता, तो शायद ये जायज होता। लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर दौलत विरासत में मिलती है और ये जन्म की एक दुर्घटना है जो तय करती है कि कौन अमीर होगा और कौन गरीब। समाजवादियों का दूसरा मुख्य आरोप था कि पूंजीवादी प्रणाली में एक मजदूर को कभी भी उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। एक मजदूर दिन भर फैक्ट्री में काम करके जो मूल्य पैदा करता है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा फैक्ट्री का मालिक मुनाफे के रूप में खुद रख लेता है। मजदूर को तो बस उतनी ही मजदूरी मिलती है जितने में वो जिंदा रह सके और अगले दिन फिर से काम पर आ सके। ये एक तरह का शोषण है। मिल भी इस बात को महसूस करते थे। उन्होंने देखा कि कैसे मजदूरों का पूरा जीवन सिर्फ अपने मालिकों के लिए दौलत पैदा करने में ही बीत जाता है और उनके अपने जीवन में कोई सुधार नहीं होता। तीसरा आरोप था प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के खिलाफ। पूंजीवाद के समर्थक कहते थे कि कंपटीशन अच्छी चीज है, इससे तरक्की होती है। लेकिन समाजवादी इसका अंधेरा पक्ष दिखाते थे। वो कहते थे कि यह कंपटीशन लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। ये एक ऐसी दौर है जिसमें एक की जीत दूसरे की हार पर टिकी होती है। इसमें सहयोग और भाईचारे की कोई जगह नहीं है। ये समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ता है। मिल ने भी माना कि कंपटीशन में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद होती है और ये अक्सर लोगों में ईर्ष्या और नफरत जैसी बुरी भावनाओं को जन्म देता है। और अंत में समाजवादियों का सबसे ज्यादा नैतिक आरोप था कि यह सिस्टम पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। ये एक ऐसे समाज को जन्म देता है जहां एक छोटा सा वर्ग बिना कोई काम किए ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, जबकि एक बहुत विशाल वर्ग जो असल में सारी मेहनत करता है, वो गरीबी और अपमान की जिंदगी जीने पर मजबूर है। मिल के लिए, जो एक उपयोगितावादी थे और मानते थे कि किसी भी समाज का लक्ष्य सबसे ज्यादा लोगों की सबसे ज्यादा खुशी होना चाहिए, ये स्थिति पूरी तरह से अस्वीकार्य थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर समाजवाद का मतलब सिर्फ ये है कि किसी को भी सिर्फ इसलिए ऐश करने का अधिकार ना हो क्योंकि वो किसी अमीर के घर पैदा हुआ है, तो वो इस समाजवाद के साथ हैं। तो आप देख सकते हैं कि मिल ने समाजवादियों की शिकायतों को खारिज नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन्हें सही ठहराया।
उन्होंने पूंजीवाद के समर्थकों से कहा, तुम जिस सिस्टम का बचाव कर रहे हो वो इन आरोपों के सामने बचाव के लायक नहीं है। ये सिस्टम जैसा आज है वो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और अनैतिक है। एक तरह से मिल ने समाजवादियों के साथ मिलकर बीमारी का निदान तो कर लिया। उन्होंने मान लिया कि समाज बुरी तरह से बीमार है, लेकिन अब असली और सबसे मुश्किल सवाल आने वाला था। बीमारी तो पता चल गई, लेकिन अब उसका इलाज क्या है? समाजवादी जो इलाज सुझा रहे थे, क्या वो बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक तो नहीं था? और यहीं पर मिल का आलोचनात्मक और सतर्क दिमाग काम करना शुरू करता है। समाजवादियों के द्वारा प्रस्तावित उस यूटोपिया या राम राज्य में मिल को कौन कौन से प्रमुख खतरे दिखाई दिए, इसका खुलासा हम करेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3, समाजवाद का सुंदर सपना और उसके छिपे हुए खतरे। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जॉन स्टुअर्ट मिल समाजवादियों के इस निदान से तो सहमत थे कि पूंजीवादी समाज बुरी तरह से बीमार है, लेकिन अब बारी थी उस इलाज की जो समाजवादी सुझा रहे थे। उस समय के ज्यादातर समाजवादी, खासकर जो क्रांतिकारी समाजवादी थे, जैसे कार्ल मार्क्स के अनुयायी, वो एक ऐसे भविष्य का सपना देख रहे थे जहां निजी संपत्ति का पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाएगा। उत्पादन के सारे साधन, जमीन, फैक्ट्रियां, मशीनें, सब कुछ राज्य या सरकार के नियंत्रण में होगा। सरकार ही तय करेगी कि क्या बनाना है, कितना बनाना है और उसे लोगों में कैसे बांटना है। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और हर किसी को उसकी जरूरत के अनुसार चीजें मिलेंगी। सुनने में यह सपना कितना सुंदर लगता है ना? एक ऐसा समाज जहां कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा, सब बराबर होंगे और सब मिलकर एक दूसरे के लिए काम करेंगे। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल सिर्फ सपनों में खो जाने वाले दार्शनिक नहीं थे। वो एक यथार्थवादी विचारक थे जो हर विचार के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को देखते थे। और जब उन्होंने समाजवाद के इस सुंदर सपने की गहराई में झांका, तो उन्हें इसके पीछे कुछ बहुत ही विशाल और गंभीर खतरे दिखाई दिए। और उनका सबसे मुख्य डर, उनकी सबसे प्रमुख चिंता उस एक चीज को लेकर थी जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानते थे, और वो थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मिल का सबसे पहला और सबसे मजबूत तर्क ये था कि एक ऐसे सिस्टम में जहां सारी आर्थिक शक्ति राज्य के हाथों में केंद्रित हो, वहां व्यक्तिगत आजादी का बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सोचकर देखिए, अगर सरकार ही आपकी एकमात्र एम्प्लॉयर है, अगर सरकार ही तय करती है कि आप क्या काम करेंगे, कहां रहेंगे और आपको कितना मिलेगा, तो आपके पास सरकार की बात मानने के सिवा और क्या चारा बचेगा? अगर आप सरकार की किसी नीति से असहमत हैं, अगर आप उसकी आलोचना करना चाहते हैं, तो आप ये हिम्मत कैसे करेंगे? सरकार जब चाहे आपको नौकरी से निकाल सकती है, आपका घर छीन सकती है और आपका जीना मुश्किल कर सकती है। मिल को डर था कि ऐसा सिस्टम एक भयानक तानाशाही को जन्म देगा, चाहे वो तानाशाही किसी एक व्यक्ति की हो या फिर बहुमत की। वहां हर किसी को एक ही सांचे में ढलने पर मजबूर किया जाएगा और जो भी उस सांचे से अलग होने की कोशिश करेगा, उसे कुचल दिया जाएगा। ये उनके ऑन लिबर्टी के विचारों का ही एक विस्तार था, जहां उन्होंने बहुमत के अत्याचार के खिलाफ चेतावनी दी थी। उनका दूसरा मुख्य सवाल था प्रेरणा या मोटिवेशन को लेकर। उन्होंने पूछा कि अगर एक समाजवादी समाज में हर किसी को लगभग बराबर का इनाम मिलना है, चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, तो फिर कोई इंसान ज्यादा मेहनत क्यों करेगा? कोई ज्यादा मुश्किल या ज्यादा अरुचिकर काम क्यों करना चाहेगा? अगर एक सर्जन और एक मार्ग साफ करने वाले दोनों को एक जैसी ही सुविधाएं मिलनी हैं, तो इतने साल लगाकर मुश्किल शिक्षा प्राप्त करके सर्जन कौन बनना चाहेगा? मिल को लगा कि इंसानी स्वभाव को समझे बिना ये योजना बनाई गई है। वो मानते थे कि इंसान सिर्फ परोपकार की भावना से ही काम नहीं करता, उसे व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा की भी जरूरत होती है। उन्हें डर था कि समाजवाद में लोग आलसी हो जाएंगे और पूरे समाज का उत्पादन और प्रगति रुक जाएगी। तीसरा खतरा जो उन्हें दिखाई दिया, वो था केंद्रीय योजना की व्यावहारिक कठिनाइयों का। उन्हें इस बात पर बहुत शक था कि कुछ गिने चुने लोगों की एक केंद्रीय समिति बैठकर एक पूरे विशाल देश की कोई लाखों लोगों की अनगिनत जरूरतों और इच्छाओं का सही सही अंदाजा कैसे लगा सकती है। एक फ्री मार्केट में चीजों की कीमतें हमें बताती हैं कि किस चीज की मांग ज्यादा है और किसकी कम। ये एक ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम की तरह काम करता है। लेकिन समाजवाद में यह सिस्टम तो होगा नहीं।
तो फिर वो मुट्ठी भर योजनाकार कैसे तय करेंगे कि कितने जूते बनाने हैं, किस रंग के बनाने हैं और किस साइज के बनाने हैं। मिल को लगा कि ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा अकुशल और बर्बादी करने वाला होगा। इसमें लाल फीता शाही और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। तो आप देख रहे हैं, मिल दोनों तरफ की तस्वीर देख रहे थे। वो मानते थे कि पूंजीवाद में बहुत अन्याय है, लेकिन वो ये भी देख रहे थे कि समाजवाद के प्रस्तावित इलाज में आजादी का गला घोंटने, मानवीय प्रेरणा को खत्म करने और एक अकुशल तानाशाही को जन्म देने का एक बहुत विशाल खतरा छिपा हुआ है। वो एक ऐसी दुविधा में थे जहां एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई। वो किसी एक इज्म को पूरी तरह से स्वीकार या अस्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वो एक बीच का, एक ज्यादा संतुलित और ज्यादा मानवीय रास्ता खोजना चाहते थे। लेकिन सभी समाजवादी एक जैसे नहीं थे। कुछ ऐसे भी थे जो क्रांति और तानाशाही की बात नहीं करते थे। तो क्या मिल ने उनके विचारों को भी खारिज कर दिया, या उन्हें उनमें कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दी? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4, अच्छे और बुरे समाजवादी। जब मिल ने क्रांति और सुधार के बीच फर्क किया। दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल की सबसे मुख्य खासियत यह थी कि वो किसी भी विचार को एक ही लाठी से नहीं हाँकते थे। वो जानते थे कि समाजवाद भी कोई एक अखंड चीज नहीं है, उसके भी कई अलग अलग रूप और रंग हैं। और जब उन्होंने अपने समय के समाजवादी विचारों का अध्ययन किया, तो उन्होंने बहुत ही चतुराई से उन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा। एक को हम कह सकते हैं क्रांतिकारी और सत्तावादी समाजवाद, और दूसरे को धीरे धीरे प्रयोगात्मक और स्वैच्छिक समाजवाद। मिल का इन दोनों के प्रति नजरिया बिल्कुल अलग अलग था। पहली श्रेणी यानी क्रांतिकारी समाजवाद वो थी जिससे मिल सबसे ज्यादा डरते थे। ये वो समाजवाद था जिसकी वकालत ज्यादातर कम्युनिस्ट विचारक कर रहे थे। इनका मानना था कि पूंजीवादी सिस्टम को सुधारना नामुमकिन है, उसे सिर्फ एक हिंसक क्रांति के जरिए ही उखाड़ा जा सकता है। क्रांति के बाद मजदूर वर्ग की एक तानाशाही स्थापित की जाएगी जो निजी संपत्ति को पूरी तरह से खत्म कर देगी और सारी शक्ति राज्य के हाथों में सौंप देगी। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, मिल इस तरह के समाजवाद के कट्टर विरोधी थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही सबसे प्रमुख मूल्य था। उन्हें लगता था कि एक ऐसी क्रांति जो हिंसा और नफरत पर आधारित हो, वो कभी भी एक अच्छा और आजाद समाज नहीं बना सकती। और एक ऐसा राज्य जो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो, वो अनिवार्य रूप से एक अत्याचारी राज्य बन जाएगा जो अपने ही नागरिकों को कुचल देगा। उनके लिए ये इलाज बीमारी से 100 गुना ज्यादा खतरनाक था। वो मानते थे कि आप आजादी की कीमत पर बराबरी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि बिना आजादी के वो बराबरी गुलामी की बराबरी होगी। लेकिन मिल ने दूसरे तरह के समाजवाद के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखे। ये वो समाजवादी थे जो क्रांति की बात नहीं करते थे, बल्कि धीरे धीरे शांतिपूर्ण तरीके से समाज को बदलने की बात करते थे। इनमें रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स फूरियर जैसे विचारक शामिल थे, जिन्हें यूटोपियन सोशलिस्ट भी कहा जाता है। इनका विचार था कि हमें पूरे देश में एक साथ समाजवाद लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें छोटे छोटे स्वैच्छिक समुदाय बनाने चाहिए जो समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित हों। यानी कुछ लोग मिलकर अपनी मर्जी से एक कोऑपरेटिव या सहकारी समुदाय बनाएं, जहां जमीन और फैक्ट्रियां सबकी साझी संपत्ति हों और सब मिलकर काम करें और मुनाफे को बराबर बांटें। मिल इस तरह के प्रयोगों के बहुत महान समर्थक थे। उन्हें यह विचार बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं थी। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक था। अगर कुछ लोग मिलकर ऐसा समुदाय बनाना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी पूरी आजादी होनी चाहिए, और फिर हमें देखना चाहिए कि यह प्रयोग सफल होता है या नहीं। मिल ने कहा कि अगर ये सहकारी समुदाय सच में पूंजीवादी फैक्ट्रियों से ज्यादा उत्पादक, ज्यादा खुशहाल और ज्यादा नैतिक साबित होते हैं, तो लोग अपने आप उन्हें अपनाना शुरू कर देंगे। फिर समाजवाद किसी क्रांति के जरिए नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक विकास के जरिए आएगा। ये एक तरह से समाजवाद का एक वैज्ञानिक परीक्षण करने जैसा था। मिल खास तौर पर श्रमिक सहकारी समितियों के विचार से बहुत ज्यादा उत्साहित थे। इसका मतलब है कि एक फैक्ट्री का मालिक कोई एक पूंजीपति नहीं, बल्कि उस फैक्ट्री में काम करने वाले सारे मजदूर खुद हों। वो ही मिलकर फैक्ट्री को चलाएं, वो ही फैसले लें और वो ही मुनाफे को आपस में बांटें। मिल को लगा कि ये एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। इसमें निजी संपत्ति का सिद्धांत भी बना रहता है, क्योंकि फैक्ट्री मजदूरों की निजी संपत्ति है,
लेकिन साथ ही शोषण भी खत्म हो जाता है, क्योंकि मालिक और मजदूर एक ही हैं। इसमें प्रतिस्पर्धा भी बनी रहती है, क्योंकि एक सहकारी समिति दूसरी से कंपटीशन कर सकती है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर सहयोग और बराबरी की भावना होती है। उन्हें लगा कि यह पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के सबसे अच्छे गुणों को मिलाने का एक तरीका है। तो आप देख सकते हैं कि मिल का दृष्टिकोण कितना संतुलित और व्यावहारिक था। वो किसी भी इज्म के गुलाम नहीं थे। वो एक ऐसे समाज सुधारक थे जो हर विचार को उसकी मेरिट पर परखते थे। उन्होंने क्रांतिकारी समाजवाद के खतरों को पहचाना, लेकिन उन्होंने सहकारी समाजवाद की संभावनाओं का भी स्वागत किया। वो हमें सिखाते हैं कि सामाजिक समस्याओं का कोई एक जादुई हल नहीं होता। हमें अलग अलग मॉडलों को आजमा कर देखना चाहिए और जो सबसे अच्छा काम करे उसे अपनाना चाहिए। उनका जोर हमेशा प्रयोग, विविधता और सबसे अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर था। लेकिन अंत में मिल इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि हमें पूंजीवाद को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, बल्कि उन्होंने एक तीसरा रास्ता सुझाया। एक ऐसा रास्ता जो पूंजीवाद को खत्म करने की बजाय उसे अंदर से सुधारने की बात करता था। वो सुधार क्या थे और कैसे वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, इसे हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 5, एक बीच का रास्ता। जब मिल ने कहा, पूंजीवाद को बदलो, मिटाओ मत। दोस्तों, समाजवाद के तूफानी समंदर में एक लंबी और गहरी डुबकी लगाने के बाद जॉन स्टुअर्ट मिल आखिरकार किनारे पर आते हैं। लेकिन वो न तो पूरी तरह से समाजवाद के द्वीप पर खड़े होते हैं और न ही वापस पूंजीवाद के पुराने महाद्वीप पर लौटते हैं। वो एक बीच का रास्ता चुनते हैं, एक ऐसा रास्ता जो दोनों दुनियाओं के सबसे अच्छे हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करता है। मिल इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि असली समस्या निजी संपत्ति के सिद्धांत में नहीं है। असली समस्या है उसके वर्तमान अन्यायपूर्ण और असमान वितरण में। इसलिए हमें इस पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकने की जरूरत नहीं है, हमें इसे जड़ से सुधारने की जरूरत है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम कर सके। तो क्या थे वो क्रांतिकारी सुधार जो मिल ने सुझाए? उनका सबसे पहला और सबसे साहसिक प्रस्ताव था विरासत के अधिकार को सीमित करना। मिल का मानना था कि समाज में असमानता का सबसे प्रमुख कारण यही है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो अमीर परिवारों में पैदा हुए हैं। ये उनकी अपनी मेहनत का फल नहीं है, ये सिर्फ एक संयोग है। इसीलिए मिल ने प्रस्ताव दिया कि विरासत पर बहुत भारी टैक्स लगाया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को एक सीमा तक ही दौलत छोड़कर जा सकता है। उससे ज्यादा जो भी होगा वो राज्य ले लेगा और उसे समाज की भलाई के लिए खर्च करेगा। इसका मकसद था एक परमानेंट अमीर वर्ग को बनने से रोकना। वो चाहते थे कि हर पीढ़ी को अपनी दौड़ लगभग एक ही शुरुआती लाइन से शुरू करनी हो। ये एक बहुत ही रेडिकल विचार था जो आज भी कई देशों में बहस का विषय है। उनका दूसरा मुख्य सुधार था सार्वभौमिक शिक्षा। मिल मानते थे कि हर बच्चे को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एक अच्छी और मुफ्त शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। शिक्षा ही वो चाबी है जो अवसरों के दरवाजे खोलती है। अगर हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उनमें अपनी प्रतिभा को विकसित करने और गरीबी से बाहर निकलने की क्षमता पैदा होगी। वो सिर्फ किताबी शिक्षा की ही बात नहीं करते थे, बल्कि वो नैतिक और नागरिक शिक्षा पर भी जोर देते थे, ताकि बच्चे युवा होकर जिम्मेदार नागरिक बन सकें। तीसरा, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, वो श्रमिक सहकारी समितियों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहते थे। वो चाहते थे कि सरकार ऐसी समितियों को बनाने में मदद करे, उन्हें लोन दे और उनके लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करे। उन्हें लगता था कि धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा उद्योग इसी मॉडल पर चलने लगेंगे और पूंजीपति और मजदूर के बीच का फासला अपने आप कम हो जाएगा। ये एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अर्थव्यवस्था को बदलने का उनका सपना था। और चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार था महिलाओं के लिए पूर्ण समानता। मिल अपने समय के सबसे महान नारीवादी विचारकों में से एक थे। वो जानते थे कि समाज अपनी आधी आबादी यानी महिलाओं को पीछे रखकर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने महिलाओं के लिए वोट के अधिकार, संपत्ति के अधिकार और शिक्षा और रोजगार में बराबरी के अवसरों की पुरजोर वकालत की। वो जानते थे कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो पूरा समाज ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा न्यायपूर्ण बनेगा। इन सब सुधारों के पीछे मिल का एक ही प्रमुख लक्ष्य था, एक ऐसा समाज बनाना जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करने का मौका मिले, जहां जन्म नहीं
बल्कि कर्म और योग्यता ही सफलता का पैमाना हो। वो पूंजीवाद के प्रतिस्पर्धा वाले इंजन को तो बनाए रखना चाहते थे, लेकिन वो ये भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि दौर शुरू होने से पहले सब लोग एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हों। उनका ये बीच का रास्ता, जिसे आज हम सोशल डेमोक्रेसी या वेलफेयर स्टेट के करीब मान सकते हैं, वो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच एक बहुत ही व्यावहारिक और मानवीय समझौता था। मिल की ये अधूरी किताब हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को किसी एक इज्म के संकीर्ण चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हमें कट्टरपंथी होने की जरूरत नहीं है। हमें दोनों पक्षों के अच्छे विचारों को लेने और एक मिला-जुला व्यावहारिक समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमें सिखाती है कि असली लक्ष्य किसी सिस्टम को स्थापित करना नहीं है। असली लक्ष्य है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और खुशी को अधिकतम कर सके। लेकिन इन सब आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के पीछे मिल का असली दर्शन क्या था? वो कौन सी नैतिक नींव थी जिस पर वो अपने इस आदर्श समाज को खड़ा करना चाहते थे? इसका जवाब हमें मिलेगा अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 6, उपयोगितावाद का तराजू, सबसे ज्यादा लोगों की सबसे ज्यादा खुशी। दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल के समाजवाद और पूंजीवाद पर जो भी विचार थे, उन सब के पीछे एक बहुत ही मजबूत और सुसंगत नैतिक दर्शन काम कर रहा था। उस दर्शन का नाम है उपयोगितावाद। इस नैतिक सिद्धांत को समझे बिना हम मिल के सुधारों के पीछे की असली प्रेरणा को नहीं समझ सकते। उपयोगितावाद कोई बहुत जटिल फिलॉसफी नहीं है। इसका मूल विचार बहुत ही सरल है। यह कहता है कि किसी भी कार्य या किसी भी नीति का अच्छा या बुरा होना सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता है, उसके नतीजे पर। और वो नतीजा क्या है? वो है खुशी या सुख। उपयोगितावाद के अनुसार वो काम सबसे अच्छा है जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे ज्यादा खुशी पैदा करे। बस यही एक नियम है, यही एक तराजू है जिस पर हर चीज को तौलना है। इस सिद्धांत की शुरुआत मिल के गुरु जेरेमी बेंथम ने की थी। बेंथम का मानना था कि इंसान स्वभाव से ही सुख की तलाश करता है और दुख से बचना चाहता है। इसलिए हमारी नैतिकता का आधार भी यही होना चाहिए। हमें ऐसे समाज और ऐसे कानून बनाने चाहिए जो समाज की कुल खुशी को अधिक करें और कुल दुख को कम करें। यह एक बहुत ही प्रगतिशील और मानवीय विचार था। इसने नैतिकता को धार्मिक आज्ञाओं या पुरानी परंपराओं के बोझ से आजाद कर दिया। अब सही और गलत का फैसला इस बात पर नहीं होता था कि किसी पुरानी किताब में क्या लिखा है, बल्कि इस बात पर होता था कि उसे इंसानों की जिंदगी पर क्या वास्तविक प्रभाव हो रहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के इसी विचार को लिया और उसे और ज्यादा परिष्कृत और गहरा बनाया। मिल इस बात से तो सहमत थे कि खुशी ही अंतिम लक्ष्य है, लेकिन उन्होंने कहा कि हर तरह की खुशी बराबर नहीं होती। उन्होंने उच्च और निम्न स्तर के सुखों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क किया। निम्न स्तर के सुख वो हैं जो हमें हमारी शारीरिक इंद्रियों से मिलते हैं, जैसे अच्छा खाना खाना या आराम करना। ये सुख जानवरों को भी मिलते हैं। लेकिन उच्च स्तर के सुख वो हैं जो हमें हमारी बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिक क्षमताओं का इस्तेमाल करने से मिलते हैं। जैसे एक अच्छी कविता अध्ययन करें, किसी की मदद करना, कोई नई चीज सीखना या एक गहरी दोस्ती निभाना। मिल का प्रसिद्ध कथन है, एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट मूर्ख होने से बेहतर है और एक असंतुष्ट इंसान होना एक संतुष्ट स्वर होने से बेहतर है। उनका मतलब था कि उच्च स्तर के सुखों की कुछ मात्रा भी निम्न स्तर के सुखों की बहुत ज्यादा मात्रा से बेहतर होती है, क्योंकि यही वो उच्च सुख हैं जो हमें एक इंसान के रूप में पूरा और सार्थक महसूस कराते हैं। ये हमें सिर्फ एक खुश जानवर नहीं, बल्कि एक खुश इंसान बनाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मिल का उपयोगितावाद उनके सामाजिक सुधारों को कैसे निर्देशित कर रहा था। वो पूंजीवाद के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि वो देख रहे थे कि ये सिस्टम कुछ गिने चुने लोगों के लिए तो बहुत सारा निम्न सुख यानी दौलत और ऐशो आराम पैदा कर रहा था, लेकिन वो बहुसंख्यक आबादी को उच्च सुखों जैसे शिक्षा, आत्मसम्मान और अपनी क्षमताओं का विकास से वंचित रख रहा था। वो समाज की कुल खुशी को नहीं बढ़ा रहा था। वो सार्वभौमिक शिक्षा की वकालत क्यों कर रहे थे? क्योंकि शिक्षा ही वो तरीका है जिससे लोग उच्च सुखों का आनंद लेना सीखते हैं। वो महिलाओं की बराबरी की बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो जानते थे कि जब तक आधी आबादी अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, तब तक समाज अपनी अधिकतम खुशी तक नहीं पहुंच सकता। उनका समाजवाद के प्रति जो संतुलित रवैया था,
वो भी इसी उपयोगितावादी तराजू से निकला था। वो क्रांतिकारी समाजवाद के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें डर था कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म कर देगा, और स्वतंत्रता के बिना कोई भी उच्च सुख संभव नहीं है। आजादी के बिना कोई रचनात्मकता नहीं हो सकती, कोई बौद्धिक विकास नहीं हो सकता। लेकिन वो सहकारी समाजवाद के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक ऐसा मॉडल है जो लोगों को आर्थिक सुरक्षा यानी निम्न सुख भी दे सकता है, और साथ ही उन्हें सहयोग, आत्मसम्मान और अपने काम का मालिक होने का एहसास यानी उच्च सुख भी दे सकता है। तो उपयोगितावाद का ये सिद्धांत हमें एक बहुत ही शक्तिशाली औजार देता है। ये हमें सिखाता है कि जब भी हम किसी व्यक्तिगत या सामाजिक मुद्दे पर कोई फैसला लें, तो हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, इस काम से किसके किसके सुख और दुख पर क्या असर होगा, और क्या ये उच्च सुखों को बढ़ावा दे रहा है या निम्न सुखों को। ये एक ऐसा कंपास है जो हमें हमेशा सबसे ज्यादा लोगों की भलाई की दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब करने के लिए, इन सब सुधारों को लागू करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है, सरकार। तो एक आदर्श समाज में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसे कितना दखल देना चाहिए, और कहां पर लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए। इस सबसे मुख्य राजनीतिक सवाल पर मिलके क्या विचार थे, ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7, सरकार की लक्ष्मण रेखा, कहां दखल दें और कहां नहीं। दोस्तों, हमने मिलके आदर्श समाज का नक्शा तो देख लिया है। एक ऐसा समाज जो स्वतंत्रता और समानता दोनों को महत्व देता है, और जिसका लक्ष्य है सबसे ज्यादा लोगों की सबसे ज्यादा खुशी। लेकिन इस नक्शे को हकीकत में बदलने का काम कौन करेगा? जाहिर है, सरकार। लेकिन सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर उदारवादी और समाजवादी हमेशा से लड़ते आए हैं। उदारवादी कहते हैं कि सरकार को कम से कम दखल देना चाहिए, और समाजवादी कहते हैं कि सरकार को ज्यादा से ज्यादा दखल देना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल, जो इन दोनों के बीच का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने इस सवाल पर भी एक बहुत ही संतुलित और व्यावहारिक जवाब दिया। मिल की शुरुआत हमेशा की तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से होती है। उनके अनुसार सरकार का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, और इसके लिए उन्होंने अपना प्रसिद्ध हानि का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी व्यक्ति की आजादी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में लगाम लगाई जा सकती है, और वो है दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए। सरकार आपको कोई भी काम करने से सिर्फ तभी रोक सकती है जब आपका वो काम किसी दूसरे व्यक्ति को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा रहा हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो काम सिर्फ आपकी अपनी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, उनमें सरकार को कोई दखल देने का अधिकार नहीं है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किससे प्यार करते हैं, कौन सी किताब अध्ययन करते हैं, ये सब आपके निजी मामले हैं। सरकार आपको ये नहीं बता सकती कि आपको शराब पीनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये आपका शरीर है। हाँ, अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, तो सरकार आपको रोक सकती है, क्योंकि अब आप दूसरों के लिए खतरा बन गए हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत लक्ष्मण रेखा है। ये व्यक्ति को राज्य की जबरदस्ती से बचाती है। लेकिन मिल सिर्फ एक नकारात्मक स्वतंत्रता यानी से मुक्ति की बात नहीं करते थे। वो एक सकारात्मक स्वतंत्रता यानी के लिए स्वतंत्रता में भी विश्वास करते थे। उनका मानना था कि सिर्फ दखल न देना ही काफी नहीं है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वो ऐसे हालात पैदा करे जिनमें हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का सही मायने में इस्तेमाल कर सके। एक भूखा और अशिक्षित इंसान कागज पर तो आजाद हो सकता है, लेकिन असल में वो अपनी गरीबी और अज्ञानता का गुलाम है। वो अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए आजाद नहीं है। और यहीं पर मिल समाजवादियों के विचारों के करीब आते हैं। वो मानते थे कि सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर किसी को जीवन की बुनियादी जरूरतें मिलें। सरकार को सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा अज्ञानता के अंधेरे में न रहे। सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। सरकार को उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो काम करने में असमर्थ हैं, जैसे कि बुजुर्ग, बीमार या विकलांग। और जैसा कि हमने देखा, सरकार को विरासत पर टैक्स लगाकर और सहकारी समितियों को बढ़ावा देकर आर्थिक असमानता को कम करने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मिल का मॉडल कैसा है। वो एक नाइट वॉचमैन स्टेट नहीं चाहते जो सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखे, और वो एक सर्वशक्तिमान स्टेट भी नहीं चाहते जो जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करे। वो एक बीच का रास्ता चाहते हैं, एक ऐसा राज्य जो एक अंपायर की तरह हो,
जो खेल के नियम तो बनाए ताकि खेल निष्पक्ष हो और कमजोर प्लेयरों को कुछ मदद भी करे ताकि वो खेल में बने रह सकें, लेकिन वो ये तय ना करे कि प्लेयरों को खेलना कैसे है। वो एक ऐसा राज्य चाहते थे जो लोगों को सक्षम बनाए, न कि उन्हें नियंत्रित करे। मिल का ये विचार आज की हमारी वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का आधार है। आज दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देश इसी मॉडल पर चलने की कोशिश करते हैं, जहां फ्री मार्केट भी होता है और साथ ही सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेती है। ये मिल की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है। उन्होंने हमें सिखाया कि सरकार का काम हमें खुश करना नहीं है। सरकार का काम है हमें वो हालात देना जिनमें हम खुद अपनी खुशी खोज सकें। लेकिन इस सब के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज चाहिए, और वो है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र पर मिल के क्या विचार थे, और क्या वो हर किसी को वोट देने के अधिकार के पक्ष में थे? इसका जवाब कुछ चौंकाने वाला है, और उसे हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 8, लोकतंत्र का आदर्श और उसके खतरे। क्या हर वोट बराबर होना चाहिए? दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तिगत और आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता के भी बहुत प्रमुख हिमायती थे, और उनके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का सबसे अच्छा रूप था लोकतंत्र। वो मानते थे कि एक अच्छा समाज सिर्फ वही हो सकता है जहां लोगों को अपने शासकों को चुनने का और सरकार के कामों में हिस्सा लेने का अधिकार हो। वो राजशाही या कुलीन तंत्र के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वो मानते थे कि जब शक्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में होती है, तो वो अनिवार्य रूप से उसका दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो शासकों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। मिल के लिए लोकतंत्र का महत्व सिर्फ अच्छे कानून बनाने तक ही सीमित नहीं था। उसका एक बहुत अहम नैतिक और शैक्षिक महत्व भी था। वो मानते थे कि जब लोग राजनीतिक बहसों में हिस्सा लेते हैं, जब वो वोट डालते हैं और जब वो सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी राय बनाते हैं, तो उनकी अपनी बौद्धिक और नैतिक क्षमताओं का भी विकास होता है। वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर पूरे समाज की भलाई के बारे में सोचना सीखते हैं। लोकतंत्र लोगों को एक निष्क्रिय प्रजा से एक सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक में बदल देता है। और जैसा कि हमने उनके उपयोगितावाद के सिद्धांत में देखा, ये उच्च सुखों को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये लोगों को उनकी तर्क और विवेक की क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। मिल लोकतंत्र के इतने विशाल समर्थक थे कि उन्होंने उन लोगों के लिए भी वोट के अधिकार की वकालत की जिन्हें उस समय यह अधिकार नहीं दिया गया था। वो महिलाओं के मताधिकार के सबसे शुरुआती और सबसे मुखर समर्थकों में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश संसद में महिलाओं को वोट का अधिकार देने के लिए एक संशोधन भी पेश किया था, हालांकि वो उस समय पास नहीं हो पाया। वो मानते थे कि महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखना न सिर्फ उनके साथ अन्याय है, बल्कि ये पूरे समाज का भी नुकसान है, क्योंकि हम उनकी आधी आबादी की बुद्धि और प्रतिभा का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जैसा कि मिल की आदत थी, वो किसी भी विचार को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते थे। वो लोकतंत्र के बहुत महान प्रशंसक तो थे, लेकिन वो उसके खतरों से भी अच्छी तरह वाकिफ थे, और उनके लिए लोकतंत्र का सबसे प्रमुख खतरा था बहुमत का अत्याचार। उन्हें डर था कि लोकतंत्र में बहुमत अपनी संख्या की ताकत के बल पर अल्पसंख्यकों की राय और उनकी जीवन शैली को कुचल सकता है। अगर 99 लोग एक ही तरह से सोचना चाहते हैं, तो क्या उन्हें यह अधिकार है कि वो उस एक अकेले व्यक्ति को भी उन्हीं की तरह सोचने पर मजबूर करें? मिल का जवाब था, बिल्कुल नहीं। इसी खतरे से बचने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हानि के सिद्धांत पर इतना ज्यादा जोर दिया। वो चाहते थे कि संविधान और कानून में कुछ ऐसे बुनियादी अधिकार दिए जाएं जिन्हें बहुमत भी छीन न सके। लेकिन उनका एक और सुझाव था जो आज हमें बहुत ही विवादास्पद और शायद अलोकतांत्रिक भी लग सकता है। वो थे बहुवचन मतदान के विचार के पक्ष में। इसका क्या मतलब था? मिल का मानना था कि हालांकि हर किसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन हर किसी के वोट का वजन बराबर नहीं होना चाहिए। उनका तर्क था कि जो लोग ज्यादा शिक्षित हैं, जो ज्यादा जानकार हैं और जो समाज को ज्यादा समझते हैं, उनके वोट का मूल्य एक अज्ञानी और अशिक्षित व्यक्ति के वोट से ज्यादा होना चाहिए। यानी एक प्रोफेसर या एक डॉक्टर को शायद 2 या 3 वोट देने का अधिकार हो, जबकि एक अशिक्षित मजदूर को सिर्फ एक ही वोट का। अब ये सुनने में हमें बहुत ही अभिजात्यवादी और गलत लग सकता है,
लेकिन हमें उनके इरादे को समझना होगा। उनका मकसद गरीबों या कम शिक्षित लोगों का अपमान करना नहीं था। वो बस इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे कि एक अज्ञानी बहुमत भावनाओं में बहकर या किसी चालाक नेता के बहकावे में आकर कुछ बहुत ही बुरे और आत्मघाती फैसले ले सकता है। वो लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलने से रोकना चाहते थे। वो चाहते थे कि शासन की बागडोर अंततः सबसे बुद्धिमान और सबसे सक्षम लोगों के हाथ में हो। हालांकि उनका ये विचार कभी भी कहीं लागू नहीं हुआ, लेकिन ये हमें लोकतंत्र की एक बहुत विशाल और आज भी मौजूद समस्या की ओर सोचने पर मजबूर करता है, और वो है एक सूचित और जिम्मेदार मतदाता की जरूरत। क्या लोकतंत्र तब तक सफल हो सकता है जब तक उसके नागरिक शिक्षित और जागरूक न हों? ये एक ऐसा सवाल है जो मिल ने उठाया था और जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लेकिन इन सब राजनीतिक और सामाजिक ढांचों के परे मिल ने एक ऐसी चीज पर भी बहुत जोर दिया जो शायद इन सब से ज्यादा जरूरी है, और वो है इंसान का चरित्र। एक अच्छे समाज के लिए एक अच्छे इंसान का क्या महत्व है, इसे हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 9, एक अच्छे समाज के लिए एक अच्छा इंसान, चरित्र का महत्व। दोस्तों, हमने जॉन स्टुअर्ट मिल के सामाजिक और राजनीतिक विचारों की एक लंबी यात्रा की है। हमने देखा कि वो कैसे एक न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था, एक संतुलित सरकार और एक जीवंत लोकतंत्र का सपना देखते थे। लेकिन मिल जानते थे कि सिर्फ अच्छे कानून और अच्छी संस्थाएं बना देना ही काफी नहीं है। एक अच्छा समाज तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उस समाज में रहने वाले लोग अच्छे ना हों। अंत में सब कुछ वापस आकर एक ही चीज पर टिक जाता है, और वो है इंसान का चरित्र। मिल के लिए किसी भी समाज सुधार का अंतिम लक्ष्य सिर्फ लोगों के बाहरी हालात को सुधारना नहीं था, बल्कि उनके आंतरिक चरित्र का भी विकास करना था। मिल का मानना था कि इंसान कोई मशीन नहीं है जिसे आप बस सही तरीके से प्रोग्राम कर दें और वो सही काम करने लगेगी। इंसान एक वृक्ष की तरह है जिसे विकसित होने, फलने फूलने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सही माहौल की जरूरत होती है, और एक अच्छे समाज का काम है वही माहौल प्रदान करना। वो लोकतंत्र को क्यों इतना महत्व देते थे? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कुशल था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लोगों को जिम्मेदार, विचारशील और सार्वजनिक उत्साही नागरिक बनाता था। वो शिक्षा पर क्यों इतना जोर देते थे? सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग अच्छी नौकरी पा सकें, बल्कि इसलिए क्योंकि शिक्षा लोगों के दिमाग को खोलती है, उन्हें सुंदर और अच्छी चीजों की सराहना करना सिखाती है और उन्हें एक ज्यादा पूर्ण इंसान बनाती है। मिल के अनुसार एक अच्छे या विकसित चरित्र के कुछ खास गुण होते हैं। पहला गुण है स्वायत्तता, यानी अपने फैसले खुद लेने की क्षमता, झुंड के पीछे न चलने की हिम्मत और अपने विवेक के अनुसार जीने का साहस। मिल उन लोगों से नफरत करते थे जो सिर्फ परंपराओं या रीति रिवाजों के गुलाम बनकर जीते हैं। वो चाहते थे कि लोग अपने जीवन के साथ प्रयोग करें, अलग अलग रास्ते आजमाएं और अपनी खुद की एक अनूठी पहचान बनाएं। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है आलोचनात्मक विवेक, यानी किसी भी बात को आंख बंद करके मान न लेने की क्षमता। हर विचार को तर्क की कसौटी पर कसना, सबूतों की जांच करना और एक खुला दिमाग रखना। ये गुण हमें अंधविश्वास, कट्टरता और धोखे से बचाता है। एक ऐसा समाज जहां ज्यादातर लोग आलोचनात्मक विवेक का इस्तेमाल करते हैं, उसे कोई भी तानाशाह या झूठा प्रचारक आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। तीसरा गुण है सहानुभूति या सामाजिक भावनाएं, यानी दूसरों के सुख दुख को महसूस करने की क्षमता और खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचने की क्षमता। मिल का मानना था कि यह भावना इंसान में स्वाभाविक रूप से होती है, बस उसे सही शिक्षा और माहौल देकर विकसित करने की जरूरत होती है। जब लोगों में सहानुभूति होती है तो वो एक दूसरे की मदद करते हैं, वो सहयोग करना सीखते हैं और एक ज्यादा जुड़ा हुआ और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाते हैं। तो मिल की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ क्या है? वो ये है कि एक अच्छा समाज और एक अच्छा इंसान, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अच्छे इंसान मिलकर ही एक अच्छा समाज बनाते हैं, और एक अच्छा समाज ही ऐसे हालात पैदा कर सकता है जिसमें और भी ज्यादा अच्छे इंसान विकसित हो सकें। ये एक सकारात्मक चक्र है, और इस चक्र को चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, सरकार की भी, समाज की भी, और सबसे अधिक हर एक व्यक्ति की भी। हमें सिर्फ अपने अधिकारों की ही मांग नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए। हमें खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए,
अपने ज्ञान को विकसित करना चाहिए और अपने दिल में दूसरों के लिए जगह बनानी चाहिए। मिल का ये संदेश आज के इस व्यक्तिवादी और उपभोक्तावादी युग में एक ताजा हवा के झोंके की तरह है। वो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना या सुख भोगना नहीं है। जीवन का असली लक्ष्य है अपने चरित्र का विकास करना, अपनी क्षमताओं को उनकी अधिकतम ऊंचाई तक ले जाना और इस दुनिया में कुछ अच्छा, कुछ सार्थक योगदान देना। लेकिन इतने महान और दूरदर्शी विचार देने वाले जॉन स्टुअर्ट मिल की अपनी जिंदगी कैसी थी? क्या वो खुद भी उन आदर्शों पर जी पाए जिनकी वो वकालत करते थे? और उनकी जिंदगी में वो कौन थी जिसने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया? इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे आखिरी चैप्टर में। चैप्टर नंबर 10, एक अधूरा सपना और एक अमर विरासत। दोस्तों, हम जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों के इस महासागर की यात्रा के अंत पर आ पहुंचे हैं। हमने देखा कि कैसे उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की, कैसे उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद 1873 में उनकी मृत्यु हो गई और वो इस काम को पूरा नहीं कर पाए। उनकी मृत्यु के बाद उनकी सौतेली बेटी हेलेन टेलर ने उनके इन अधूरे लेखों को इकट्ठा करके प्रकाशित करवाया। तो हम कभी भी ये निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे कि अगर मिल इस किताब को पूरा करते तो उनका अंतिम निष्कर्ष क्या होता। क्या वो समाजवाद की ओर और ज्यादा झुक जाते या फिर वो अपनी उदारवादी जड़ों की ओर लौट आते? ये अधूरापन ही शायद इस किताब की सबसे प्रमुख खूबी है। ये हमें कोई बना बनाया अंतिम जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमें एक महान दिमाग की विचार प्रक्रिया में शामिल होने का मौका देती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक ईमानदार विचारक अपनी पुरानी मान्यताओं पर भी सवाल उठा सकता है और कैसे वो अपने विरोधियों के तर्कों को भी गंभीरता से लेता है। ये हमें सोचना सिखाती है, न कि ये बताती है कि क्या सोचना है। मिल की अपनी जिंदगी भी उनके विचारों का ही एक प्रतिबिंब थी। उनका बचपन बहुत ही असामान्य था। उनके पिता जेम्स मिल, जो खुद भी एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बेटे को एक जीनियस बनाएंगे। उन्होंने जॉन को 3 साल की उम्र में ग्रीक सिखानी शुरू कर दी और 8 साल की उम्र तक उन्होंने प्लेटो और हेरोडोट्स जैसे महान लेखकों को अध्ययन कर लिया था। उनका बचपन खेल कूद में नहीं, बल्कि किताबों के बीच बीता। इस कठोर शिक्षा ने उन्हें असाधारण रूप से बुद्धिमान तो बना दिया, लेकिन 20 साल की उम्र में उन्हें एक गहरा मानसिक अवसाद हो गया। उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी में भावनाओं की कोई जगह ही नहीं है, सब कुछ सिर्फ सूखा तर्क है। और इसी संकट से उन्हें उबारा कविता ने और एक ऐसी महिला के प्यार ने जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो महिला थी हैरियट टेलर। हैरियट एक शादीशुदा महिला थी, लेकिन वो मिल की बौद्धिक और आध्यात्मिक साथी बन गई। उन्होंने मिल को भावनाओं, कला और मानवीय रिश्तों के महत्व को समझाया। मिल ने खुलेआम स्वीकार किया है कि उनके ज्यादातर महान विचार, खासकर ऑन लिबर्टी और महिलाओं के अधिकारों पर उनके विचार, हैरियट के साथ उनकी लंबी बहसों का ही नतीजा थे। वो हैरियट को अपनी प्रेरणा और अपनी गुरु मानते थे। ये रिश्ता हमें दिखाता है कि मिल सिर्फ एक ठंडे तर्कशास्त्री नहीं थे, वो एक गहरे और भावुक इंसान भी थे, जो मानवीय रिश्तों को बहुत महत्व देते थे। तो जॉन स्टुअर्ट मिल अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर गए? उनकी विरासत है संतुलन का दर्शन। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें या तो या की संकीर्ण सोच से बाहर निकलना होगा और दोनों और की व्यापक सोच को अपनाना होगा। हमें स्वतंत्रता भी चाहिए और समानता भी। हमें व्यक्तिगत अधिकार भी चाहिए और सामाजिक जिम्मेदारी भी। हमें प्रतिस्पर्धा भी चाहिए और सहयोग भी। हमें तर्क भी चाहिए और भावनाएं भी। उनकी कहानी हमें बौद्धिक ईमानदारी का सबसे अहम पाठ सिखाती है। वो हमें सिखाती है कि हमें अपने विचारों के प्रति कट्टर नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ये मानने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम गलत भी हो सकते हैं। और हमें हमेशा उन लोगों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमसे असहमत हैं, क्योंकि क्या पता उनके पास सच्चाई का कोई ऐसा भाग हो जो हमारे पास नहीं है। आज की इस ध्रुवीकृत दुनिया में, जहां हर कोई अपनी अपनी वैचारिक खाइयों में बंद है, मिल का ये संदेश एक पुल बनाने का आह्वान है। ये एक ऐसी विरासत है जो शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे एक न्यायपूर्ण और स्वतंत्र समाज का निर्माण किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, ये ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। ये ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के बीच संतुलन साधा जाए, कैसे विभिन्न विचारों का सम्मान किया जाए और कैसे एक ज्यादा मानवीय और प्रगतिशील समाज बनाने में अपना योगदान दिया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।